अरे माइक देख लेता हूँ ऑन है कि नहीं है। ठीक है भैया ऑन है, क्योंकि कल भी ऐसा हो गया था ना, मैं माइक कनेक्ट करना ही भूल गया था और कहीं आज भी ऐसा ही हो जाए। हाँ जी माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मेरे बच्चे घर पे रह के पढ़ाई भी कर रहे होंगे। सो माय डियर स्टूडेंट्स, ये हमारा वोकेब का जो दौर है, सही चलिए क्लास, ठीक है। ये जो हमारा वोकेब का जो दौर है यूं ही चलता रहेगा जो चलता जा रहा है। उसके अलावा मैंने आपको ये भी बता दिया, जो मेरा जो वोकेब बैच है, एक और बैच आ रहा है जो, एक मिनट भाई क्या हो रहा है यार आज, वो जो बैच आ रहा है ना मेरा, वो आ रहा है एग्ज़ाम मंच ऐप पे। सो प्लीज़ आप इसको इंस्टॉल कर लीजिएगा। ये जो मेरा बैच आ रहा है ये एग्ज़ाम मंच ऐप पे आ रहा है। वो जो बैच है वो आपके लिए स्पोकन के लिए सबसे पहली चीज़ होती है, जो मेरे स्पोकन के स्टूडेंट हैं उनके लिए फ्रूटफुल रहेगा। उसके बाद आपके लिए HSSC, CHSL, MTS, ठीक है। क्योंकि बेसिक वोकेब पे ज़्यादा फोकस किया जा रहा है, यहाँ पे हमारी एडवांस वोकेब चलती है। जिनको ये जैसे स्पोकन वाले स्टूडेंट्स हैं, HSSC या जो भी स्टेट एग्ज़ाम होते हैं, स्टेट एग्ज़ाम्स या स्कूल गोइंग चिल्ड्रन के लिए, इन सब के लिए वो बैच फ्रूटफुल रहने वाला है, यूज़फुल रहने वाला है। सो प्लीज़ आप एग्जाम मंच इंस्टॉल कर लीजिएगा। आज से या कल से मैं वहाँ से देखता हूँ, कल से या परसों से क्लासेस देनी, या आज से ही कोशिश करेंगे, स्टार्ट कर दूंगा। सो प्लीज़ माय डियर स्टूडेंट्स, वो इंस्टॉल कर लीजिएगा, वहाँ पे आपको मिल जाएगा वोकेब बैच, ठीक है जी। बाकी मैं उसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको दे दूँगा, आके कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मैं आपको वहाँ पर आके दे दूँगा। तो इसके बाद बात आती है मेरे भाई कि हमारा जो वोकेब सेशन चल रहे हैं, मैंने कल आपको बताया था कि हम क्या करेंगे। हम जो करेंगे ना, दो तो करेंगे एंटोनिम्स एंड सिनोनिम्स, उसके बाद हम करेंगे फ्रेजल वर्ब और फिर करेंगे हम इडियम्स। तो इस तरह मिक्स करते रहेंगे और मिक्स करते करते हम अपने सेशंस को आगे बढ़ाते रहेंगे, हम आगे बढ़ाते रहेंगे। तो ये आपको पता लग गया वो वोकेब किस लिए रहने वाली इंपॉर्टेंट, ठीक है जी। मैंने आपको ऐप का भी बता दिया, बाकी मैं आपसे शेयर कर दूंगा। बाकी मैं इंस्टाग्राम पे लाइव आके जैसे भी आपको बता दूंगा, या फिर यूट्यूब पे ही। सो माय डियर स्टूडेंट्स, हमारा जो पहला वर्ड है वो है बिम्यूज। क्या है? बिम्यूज, जो एज ए वर्ब यूज किया जाता है, जिसका मीनिंग होता है कंफ्यूज और बेविल्डर समवन, पजल। किसी को हैरान कर देना, किसी को कंफ्यूज कर देना, पजल कर देना, उसके लिए जो वर्ड यूज कर लिया जाता है ना, वो यूज किया जाता है बिम्यूज। क्या यूज किया जाता है? बिम्यूज। तो मेरे साथ साथ बोलिएगा, और आपको ये बात कहने की जरूरत ना पड़े, क्लास को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ये आपका काम है। तो आपको सबसे पहला काम यही करना होता है। अगर आप चाहते हैं वोकेब डेली हो, वोकेब की क्लासेस यूं ही चलती रहें, तो आपको ये सब करना पड़ेगा। क्योंकि कुछ टाइम बाद मैं सोच रहा हूँ आपको न्यूज़पेपर रीडिंग भी कराऊँ, उसके लिए मेरे को थोड़ा सा 10-15 दिन का टाइम लगेगा। जैसे स्मार्ट बोर्ड अरेंज हो जाएगा मैं करूँगा, ठीक है जी। तो वर्ड है बिम्यूज, जो एज ए वर्ब यूज किया जाता है, जिसका मीनिंग होता है कंफ्यूज और बेविल्डर समवन और पजल। किसी को कंफ्यूज करना, किसी को हैरान करना, किसी को पजल करना, ये मीनिंग आ जाता है इसका। अगर बात करूं सिनोनिम्स की, तो बेफल्ड, सबसे पहला क्या है? बेफल्ड, 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 बेफल्ड। एंड नेक्स्ट वन इज परप्लेक्स्ड, 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 perplexed, stumped, 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 mystified, 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 muddled, 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 muddled. Next है fuddled, 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 fuddled. Next, at sea, at sea, at sea, at sea, at sea, at sea, at sea. तो रिपीट करेंगे, बिम्यूज, 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 बेफल्ड, 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 perplexed, 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 stumped, 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 mystified, mystified, mystified,
mystified, mystified, muddled, 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 muddled. Next one is fuddled, 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 fuddled और at sea, at sea, at sea, at sea, at sea. अब बात कर लेते हैं इसके एंटोनिम्स की. इन्फॉर्म करना, इन्फॉर्म, 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 इन्फॉर्म. एश्योर, 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 एश्योर. रीएश्योर, 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 रीएश्योर. स्टेसिफाई, 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 स्टेसिफाई. एनलाइटन, 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 एनलाइटन. रिपीट इट. इन्फॉर्म, 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 इन्फॉर्म. एश्योर, एश्योर, एश्योर. रीएश्योर, रीएश्योर, रीएश्योर. स्टेसिफाई, 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 स्टेसिफाई. एनलाइटन, 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 एनलाइटन. इसका एग्जाम्पल, ही वॉज bemused by what was happening. भी वो क्या हो गया था, वो हैरान हो गया था जो कुछ हो रहा था. वो हैरान हो गया था किस वजह से, जो कुछ भी हो रहा था उसकी वजह से. तो वर्ड है bemused, जो है वर्ब यूज कर लिया जाता है जिसका मीनिंग हो जाता है जी कंफ्यूज और bewilder समवन या पजल. हैरान हो जाना, पजल हो जाना, कंफ्यूज हो जाना. सिनोनिम्स baffled, perplexed, stumped, mystified, muddled, at sea, fuddled. और एंटोनिम्स इन्फॉर्म, एश्योर, रीएश्योर, स्टेसिफाई, एनलाइटन. करो कॉपी. फिर नेक्स्ट वर्ड करने के बाद हम फ्रेजल्स या इडियम्स करते हैं. हाँ जी, जो नेक्स्ट वर्ड है वो है रियूमिनेट. रियूमिनेट जो एज ए वर्ब यूज कर लिया जाता है. तो नेक्स्ट वर्ड है रियूमिनेट जो एज ए वर्ब यूज कर लिया जाता है जिसका मीनिंग होता है थिंकिंग डीपली अबाउट समथिंग. किसी चीज़ के बारे में गहरा सोच विचार करना. किसी भी बात या किसी भी चीज़ के बारे में गहरा सोच विचार करना, एक डीपली थिंकिंग करना कि यार ये ऐसा. जिस तरह कई बार हम इंग्लिश के एरर करते हैं तो हम पता है क्या करते हैं, अच्छा यार ये आ रहा है, ये अगर इनकेस आ रहा है इसकी जगह तो क्यों आ रहा है, उसके बारे में सोचना, उन चीज़ों के बारे में पता लगाना, गहरा सोच विचार करना. उसके लिए वर्ड यूज़ कर लिया जाता है रियूमिनेट. क्या? रियूमिनेट, रियूमिनेट, रियूमिनेट. बात करते हैं सिनोनिम्स की. कंटेम्पलेट, 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 कंटेम्पलेट. गिव कंसिडरेशन टू मल ओवर, 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 गिव कंसिडरेशन टू मल ओवर. एंड द नेक्स्ट इज ब्रूड ऑन, ब्रूड ऑन, ब्रूड ऑन, ब्रूड ऑन. क्या हो रहा है? ब्रूड ऑन, ब्रूड ऑन, ब्रूड ऑन, ब्रूड ऑन. पॉन्डर ऑन, पॉन्डर ऑन, पॉन्डर ऑन, पॉन्डर ऑन, पॉन्डर ऑन, पॉन्डर ऑन, पॉन्डर ऑन. म्यूज ऑन, म्यूज ऑन, म्यूज ऑन, म्यूज ऑन, म्यूज ऑन, म्यूज ऑन, म्यूज ऑन. तो एक बार बोल देंगे कंटेम्पलेट, 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 कंटेम्पलेट. गिव कंसिडरेशन टू मल ओवर, 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 गिव कंसिडरेशन टू मल ओवर. म्यूज ऑन, म्यूज ऑन, म्यूज ऑन, म्यूज ऑन, म्यूज ऑन. पॉन्डर ऑन, पॉन्डर ऑन, पॉन्डर ऑन, पॉन्डर ऑन, पॉन्डर ऑन, पॉन्डर ऑन. ब्रूड ऑन,
ब्रूड ऑन, ब्रूड ऑन। इसके एंटोनिम्स की बात करूं, डिस्कार्ड, 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 नेग्लेक्ट, 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 इजी है ना, नेग्लेक्ट, 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 फॉरगेट, 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 इग्नोर, 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 हार्ट, 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 डेस्ट्रॉय, 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 डिसमिस, 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 डिसमिस। एक बार रिपीट करेंगे, डिस्कार्ड, 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 नेग्लेक्ट, 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 फॉरगेट, 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 इग्नोर, 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 हार्ट, 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 डेस्ट्रॉय, 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 डिसमिस, 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 डिसमिस। इसका एग्जाम्पल, नाउ यू आर नो डाउट रुमिनेटिंग ऑन द रिजल्ट्स ऑफ द जनरल इलेक्शंस। भी अब तुम्हें भाई ज़्यादा डाउट नहीं है, क्योंकि इसके जो डीपली सोचा हो उसके बारे में, जो इलेक्शन के जनरल रिजल्ट वगैरह है उन पे। तो वर्ड है रूमिनेट, जो है जो वर्ब यूज़ कर लिया जाता है, जिसका मीनिंग होता है टेक, थिंकिंग डीपली अबाउट समथिंग। और बात करूँ सिनोनिम्स की, कंटेम्पलेट, गिव कंसिडरेशन टू, मल ओवर, म्यूज ऑन, पॉन्डर ऑन, ब्रूड ऑन। अब याद रख लेना, इनके साथ ऑन ही फिक्स होता है, याद रख लेना इस चीज़ को। और एंटोनिम्स, डिस्कार्ड, नेग्लेक्ट, फॉरगेट, इग्नोर, हार्ट, डिस्ट्रॉय और डिसमिस। करो इसको कॉपी, फिर करते हैं हम फ्रेजल वर्ब्स हमारी, और उसके बाद हम करेंगे इडियम्स। कर दो कॉपी जल्दी से। हाँ जी, तो अब है हमारी फ्रेजल वर्ब्स। तो हमने 5 फ्रेजल वर्ब्स करनी है। इसमें से पहली है एडमिट ऑफ। क्या है? एडमिट ऑफ बोलेंगे। एडमिट ऑफ जिसका मीनिंग होता है टू हैव द स्कोप ऑफ, या तो किसी चीज़ की गुंजाइश होना या किसी चीज़ को पॉसिबल बनाना, या तो किसी चीज़ की गुंजाइश होना या किसी चीज़ को पॉसिबल बनाना। उसके लिए जो फ्रेजल वर्ब यूज़ की जाती है वो होती है एडमिट ऑफ। क्या होती है? एडमिट ऑफ, मतलब टू हैव द स्कोप ऑफ, किसी चीज़ की गुंजाइश हो या किसी चीज़ को पॉसिबल बनाना। जैसे फॉर एग्जांपल, द लेटेस्ट इवेंट्स एडमिट ऑफ सेवरल इंटरप्रिटेशंस। जो लेटेस्ट इवेंट्स है वो पॉसिबल बनाएंगे किसको? सेवरल इंटरप्रिटेशंस को, सेवरल इंटरप्रिटेशंस को। नेक्स्ट है एडवाइज ऑफ। एडवाइज ऑफ का मीनिंग होता है टू इन्फॉर्म ऑफिशियली, किसी को ऑफिशियली इन्फॉर्म करना, किसी को ऑफिशियली इन्फॉर्म करना। उसके लिए जो फ्रेजल वर्ब यूज़ की जाती है वो है एडवाइज ऑफ। वो एडवाइज होता है ना, वो ADVIC, ये नाउन होता है, ये वाला एडवाइज नाउन होता है ना, और ये SE वाला होता है वर्ब, और प्रैक्टिस भी SE वाला वर्ब होता है। तो एडवाइज ऑफ का मीनिंग हो गया टू इन्फॉर्म ऑफिशियली, किसी को ऑफिशियली इन्फॉर्म करना। जैसे प्लीज़ एडवाइज अस ऑफ एनी चेंज ऑफ एड्रेस और कॉन्टैक्ट डिटेल्स, भी हमें ऑफिशियली इन्फॉर्म कर देना जब आपका कोई एड्रेस चेंज हो या कॉन्टैक्ट डिटेल चेंज हो, तो हमें ऑफिशियली इन्फॉर्म कर देना। नेक्स्ट है अलाउ ऑफ। अलाउ ऑफ का मीनिंग होता है टू हैव द पॉसिबिलिटी ऑफ, किसी चीज़ की पॉसिबिलिटी होना, किसी भी चीज़ की पॉसिबिलिटी होना। उसके लिए जो फ्रेजल वर्ब यूज़ की जाती है वो होती है अलाउ ऑफ। क्या? अलाउ ऑफ। तो इसका मीनिंग हो गया टू हैव द पॉसिबिलिटी ऑफ। जैसे द प्रेजेंट स्ट्रक्चर ऑफ द अनस्टेबल गवर्नमेंट अलाउज ऑफ करप्ट बिहेवियर ऑफ इवन पेटी पॉलिटिशियंस। पेटी होता है मेरे भाई छोटे मोटे,
जो छोटे मोटे पॉलिटिशियन है ना, छोटे मोटे पॉलिटिशियन, छोटे मोटे हो जाता है, पेटी हो जाता है छोटे मोटे। तो क्या बताया, एडमिट ऑफ का मीनिंग होता है टू हैव द स्कोप ऑफ, किसी चीज का स्कोप होना, या मेक इट पॉसिबल, किसी चीज को पॉसिबल बनाना। और एडवाइज ऑफ का मीनिंग होता है टू इन्फॉर्म ऑफिशियली, किसी चीज को ऑफिशियली इन्फॉर्म करना। और अलाउ ऑफ का मीनिंग होता है टू हैव द पॉसिबिलिटी ऑफ, किसी चीज की पॉसिबिलिटी होना। कॉपीट। फिर करते हैं नेक्स्ट दो फ्रेजल वर्ब्स और। हाँ जी, नेक्स्ट जो फ्रेजल वर्ब है वो है आंसर फॉर। क्या है? आंसर फॉर, जिसका मीनिंग होता है टू बी आंसरेबल और रिस्पॉन्सिबल, किसी के लिए जिम्मेवार होना या उत्तरदायी होना। किसी भी चीज़ के लिए जो आप जिम्मेवार होते हैं, उत्तरदायी होते हैं किसी के लिए, चाहे आप कोई गलती करें, चाहे कुछ भी हो, जो मेनली किया जाता है नेगेटिव मीनिंग में, कोई आप गलत व्यवहार कर देते हैं या कुछ गलती कर देते हैं, उसके लिए जो आप उत्तरदायी होते हैं, उसके लिए जो आप जिम्मेदारी उठाते हैं, उसके लिए जो आप आंसरेबल होते हैं, उसके लिए जो फ्रेजल वर्ब यूज़ की जाती है वो होती है आंसर फॉर। यू आर आंसर फॉर इट, तुम इसके लिए उत्तरदायी हो। यू आर आंसर फॉर योर बैड बिहेवियर, तुम अपने बैड बिहेवियर के लिए उत्तरदायी हो। जैसे यू मस्ट आंसर फॉर योर रफ बिहेवियर विद हर, तुम उसके लिए उत्तरदायी हो जो तुमने रफ बिहेवियर किया है उसके साथ। तो उसके साथ तुम क्या हो? आंसर फॉर हो या रिस्पॉन्सिबल हो। तो आंसर फॉर का मीनिंग हो गया टू बी आंसरेबल और रिस्पॉन्सिबल। और अगली है आंसर टू। आंसर टू का मीनिंग होता है टू बी इक्वल टू, किसी के समान होना, इक्वल होना, समकक्ष होना, समकक्ष होना, समान होना। उसके लिए जो फ्रेजल वर्ब यूज की जाती है वो होती है जी आंसर टू। आंसर टू, जैसे यार आज के टाइम में कोई भी स्वामी विवेकानंद जी के बराबर नहीं है, समान नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल इन द प्रेजेंट जनरेशन, प्रेजेंट जनरेशन में नो एक्टर कैन आंसर टू अमिताभ बच्चन भी। इस प्रेजेंट जनरेशन में कोई भी एक्टर है अमिताभ बच्चन के बराबर नहीं है, इक्वल नहीं है, इसलिए आंसर टू फ्रेजल वर्ब यूज कर ली जाती है। तो एक बार थोड़ा सा रिपीट कर देंगे। तो आंसर फोर का मीनिंग होता है टू बी आंसरेबल और रिस्पॉन्सिबल, किसी चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होना या आंसरेबल होना। और आंसर टू का मीनिंग होता है टू बी इक्वल टू, किसी के समान होना, इक्वल होना, बराबर होना, समकक्ष होना। उसके लिए जो फ्रेजल वर्ब यूज कर ली जाती है वो होती है आंसर टू। तो फ्रेजल वर्ब तो हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब हम करेंगे हमारे 10 इडियम्स। तो पहला इडियम जो है इसमें इन ब्लैक एंड वाइट। इन ब्लैक एंड वाइट कहते हैं ना, यार मेरे को ब्लैक एंड वाइट में चाहिए, मतलब मेरे को या तो लिखा हुआ दे या प्रिंट करके दे। मतलब मेरे को तेरी जुबान पे भरोसा नहीं है, मेरे को या तो लिखा हुआ दे, लिख कर दे, कहते हैं ना लिख कर दे, अपने को तो लिख कर दे। उसके लिए जो इडियम यूज कर लिया जाता है वो होता है इन ब्लैक एंड वाइट। इन ब्लैक एंड वाइट मतलब इन राइटिंग और प्रिंट। इन राइटिंग और प्रिंट, जो ब्लैक एंड वाइट का मीनिंग हो गया इन राइटिंग और प्रिंट। जैसे पुट इट डाउन इन ब्लैक एंड वाइट, पुट इट डाउन इन ब्लैक एंड वाइट, पुट इट डाउन इन ब्लैक एंड वाइट। तो इन ब्लैक एंड वाइट का मीनिंग हो गया कोई चीज़ लिख कर देना या प्रिंट करके देना। कुछ भी चीज़ लिख कर देना या प्रिंट करके देना, उसके लिए जो इडियम यूज कर लिया जाता है वो होता है इन ब्लैक एंड वाइट। करो कॉपी इसको, फिर हम करते हैं नेक्स्ट अपने जो इडियम से बच के वो। हाँ जी, जो नेक्स्ट जो इडियम है वो है इन राउंड नंबर्स। इन राउंड नंबर्स जिसका मीनिंग होता है एज एन अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट या रफली। जो आप एस्टिमेट लगाते हैं, कहते हैं यार मकान बनाना है, खर्चा कितना आएगा, वो मिस्त्री कहता है लगभग लगभग मान के चलो 10 लाख रुपए खर्चा आ जाएगा, 10 लाख के आसपास आ जाएगा। या फिर तुम कहते हो यार मुझे कनाडा जाना है, कितना खर्चा आ जाएगा, वो बोलेगा भाई साहब 25 से 30 लाख के लगभग आपका आ जाएगा। तो राउंड नंबर्स में आपको रफली बताता है कि अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट बताता है कि जिस तरह मान के चलो कोई चीज़ है 480 रुपए की, ठीक है, तो वो बोलेगा ये लगभग लगभग 500 रुपये तक आ जाएगी, लगभग लगभग 500 रुपये तक आ जाएगी। तो वो राउंड नंबर, राउंड फिगर जो आप बोलते हैं
वो होता है इन राउंड नंबर्स, या उसको जो उसके लिए जो ईडीएम यूज़ कर लेते हैं हम इन राउंड नंबर, जिसका मीनिंग हो जाता है एज एन अप्रोक्सीमेट एस्टीमेट, या रफली, जो हम रफली कुछ बताते हैं, या जो अप्रोक्सीमेट एस्टीमेट हम किसी चीज़ के लिए बताते हैं। जैसे मैंने बताया कि मकान बनाने में इतना खर्च आएगा, वो कपड़े लेने में इतना आएगा, ये चीज़ उतने की अलग अलग 500 रुपये तक आ जाएगी, या फिर जो भी चीज़ें आप यूज़ करते हैं, तो जो आप रफली बताते हैं, कोई भी अमाउंट वगैरह बता देते हैं, तो उसके लिए जो यूज़ कर लिया जाता है ईडीएम वो होता है इन राउंड नंबर्स। जैसे द कॉस्ट विल बी ₹5,000 इन राउंड नंबर्स, जो कॉस्ट है वो रफली लगभग अप्रोक्सीमेट एस्टीमेट जो मानता हूँ वो 5,000 रुपये तक की है। और नेक्स्ट है ऑन द कार्ड्स। ऑन द कार्ड्स मतलब लाइकली टू हैपन, भाई जो चीज़ अभी होने वाली है, जिसको बहुत ही ज़्यादा कम समय रह गया होने को, बिल्कुल जो होने को है, तो इसका मीनिंग हो गया लाइकली टू हैपन। जैसे दियर मैरिज हैज ऑन द कार्ड्स फॉर सम टाइम्स नाउ। अब बोलते हैं ना, जब शादी के लिए कार्ड्स बढ़ जाते हैं, कहते हैं ना अब तो कार्ड बढ़ चुके हैं, अब तुम क्या बता रहे हो, तुम किसी से प्यार करते हो। ओ माय गॉड, ऐसे दिन आ जाते हैं क्या तुम्हारे साथ? क्या पता तुम्हारे साथ आ जाए, तो पहले नौकरी लग जाओ, फिर ऑन द कार्ड्स तुम्हारी मैरिज होगी, लेकिन उससे पहले तुम बता देना, तो घर वाले ये ना कहें कि अब तो कार्ड बढ़ चुके हैं बेटा जी। तो कार्ड बढ़ चुके हैं का मतलब हो गया ऑन द कार्ड्स का मतलब बिल्कुल तैयारियां हो चुकी है, किसी भी काम की तैयारियां बिल्कुल हो चुकी है, चाहे वो मैरिज हो, चाहे वो कुछ भी हो, चाहे वो मैरिज हो, चाहे वो कुछ भी हो, तो मतलब लाइकली टू हैपन। जैसे दियर मैरिज हैज ऑन द कार्ड्स फॉर सम टाइम नाउ, उनकी मैरिज बिल्कुल होने को है थोड़े टाइम में। नेक्स्ट है ऑन द डॉट। ऑन द डॉट का मीनिंग होता है एग्जैक्टली ऑन टाइम या इन टाइम, जो काम बिल्कुल समय पर होता हो, जो काम बिल्कुल समय रहते या समय पर होता। तो इन टाइम तो होता है समय रहते, और ऑन टाइम होता है समय पर। ऑन टाइम होता है समय पर, इन टाइम होता है समय रहते, ऑन टाइम होता है समय पर। तो समय रहते मतलब आपके पास थोड़ा टाइम है, यू हैव एनफ टाइम, और ऑन टाइम मतलब बिल्कुल समय पर। जैसे 5 बजे ट्रेन है, 5 बजे ट्रेन है और तुम 4:58 पर पहुंची हो, और इन टाइम 5 बजे ट्रेन है, तुम 4 बजे पहुंच गए, ये होता है इन टाइम। समझ गए ना इजीली। जैसे शी अराइव्ड ऑन द डॉट एट 10 o'clock, वो बिल्कुल समय पर पहुंची थी, वो बिल्कुल समय पर आई थी। तो ऑन द डॉट का मीनिंग क्या हो गया? एग्जैक्टली ऑन टाइम या इन टाइम, एग्जैक्टली ऑन टाइम या इन टाइम। नेक्स्ट है आउट ऑफ स्पिरिट्स, ये जो कल हमने किया था ना, इन एबेंस, कल एक और किया था हमने, कल एक और ईडियम किया था इन एबेंस, जिसका मीनिंग होता है आउट ऑफ स्पिरिट्स या आउट ऑफ जेस्ट या सैड या डिप्रेस्ड, कि सैड होना, चेहरे पे वो हाव भाव ना दिखना, खुशी ना दिखना, उत्साह की कमी होना। ये कल हमने ईडीएम किया था। और जो भूल गया भाई साहब अपने मुंह पे चांटा मार लो, जो भूल गया अपने मुंह पे चांटा मार लो कि ऐसे कैसे, मैं रात में ही भूल गया। मैंने यहाँ पे ये उसका मीनिंग लिख दिया जो कल मैंने लिखा था आउट ऑफ स्पिरिट्स, और आज मैंने इसका मीनिंग यहाँ पे ये भी लिख दिया इन एबेंस। तो मीनिंग हो गया आउट ऑफ जेस्ट, सैड या डिप्रेस्ड, भाई उत्साह की कमी होना, उत्साह की कमी होना, डिप्रेस्ड होना या सैड होना, उसके लिए जो ईडीएम यूज कर लिया जाता है वो आउट ऑफ स्पिरिट्स या इन एबेंस। इन एबेंस कल किया था ना, गुड। तो जैसे यू सीम आउट ऑफ द स्पिरिट्स, तुम अभी तक मुझे दुखी लग रहे हो, तुम अभी तक मुझे परेशान लग रहे हो। नेक्स्ट है आउट ऑफ द वुड। आउट ऑफ द वुड मतलब फ्री फ्रॉम डिफिकल्टीज, मतलब तुम मुश्किलों से फ्री हो चुके हो। जब तुम्हारे जीवन में जो बाधाएं आ चुकी हैं, जब तुम्हारे जीवन में जो बाधाएं आ चुकी थी, आ चुकी हैं, आ रही हैं, उनसे जब तुम फ्री हो जाओ, उसके लिए जब आप ईडीएम यूज़ करेंगे, वो करेंगे आउट ऑफ द वुड। जैसे कि अब तुम पढ़ के नौकरी लग जाओगे तो तुम्हारी जो बाधाएं हैं वो लगभग खत्म हो जाएंगी, है ना। जैसे आई एम नॉट आउट ऑफ द वुड येट, भाई अभी तक मैं मुश्किलों से फ्री नहीं हुआ हूँ, अभी तक मेरे जीवन में मुश्किलें चल रही हैं, अभी तक मेरे जीवन में मुश्किलें चल रही हैं। तो एक बार ईडीएम से रिपीट कर देंगे। जो पहला है इन राउंड नंबर्स, जिसका मतलब होता है कोई भी अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट होना, कोई भी अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट होना और रफली कहना। और दूसरा है ऑन द कार्ड्स। ऑन द कार्ड्स का मतलब लाइकली टू हैपन, जो चीज़ या जो भी काम होने को हो, बिल्कुल होने को हो, बहुत ही कम टाइम हो उसमें। नेक्स्ट है ऑन द डॉट, मतलब एग्जैक्टली ऑन टाइम, इन टाइम, बिल्कुल समय पर या समय रहते जो काम हो। और नेक्स्ट है आउट ऑफ स्पिरिट्स, मतलब उत्साह की कमी होना, दुखी होना, डिप्रेस्ड होना या इन एबेंस, ये हमने किया भी था कल। और नेक्स्ट है आउट ऑफ द वुड, मतलब दुखों से समाप्ति हो जाना, दुखों से दूर हो जाना, दुखों से बाहर आ जाना, उसके लिए यूज़ कर लेते हैं आउट ऑफ द वुड। कीजिए कॉपी इनको, फिर जो 3-4 बच गए वो निपटाते हैं, करते हैं उनको भी।
हाँ जी, तो नेक्स्ट इडियम है सम एंड सब्सटेंस। सम एंड सब्सटेंस जिसका मीनिंग होता है, क्या होता है, द पर्पस और पॉइंट, भी उद्देश्य क्या है भाई किसी बात का, किसी कहानी का, किसी जो काम कर रहे हैं या जो कुछ भी कर रहे हैं, आपका उद्देश्य क्या है। जैसे आप पढ़ रहे हैं तो आपका उद्देश्य है नौकरी पाना, आपका उद्देश्य है इंग्लिश बोलना, आपका उद्देश्य है इंग्लिश सीखना, आपका उद्देश्य है वो केब को जड़ से खत्म करना, वो केब सीखना, तो आपका पर्पस क्या है इस क्लास के लिए। तो सम एंड सब्सटेंस जो इडियम यूज किया जाता है उसका मीनिंग होता है द पर्पस और पॉइंट, भी आपका पॉइंट क्या है, आपका पर्पस क्या है। जैसे द सम एंड सब्सटेंस ऑफ द स्टोरीज, दिस भी कहानी के जो पर्पस है, कहानी का जो एम है, कहानी का जो पॉइंट है वो ये है कि कोई भी मोरल जो बता दिया जाता है उसके लिए। जैसे कहानी के लिए भाई जैसे लालच बुरी बला है या जो भी है, वेयर देयर इज विल देयर इज ए, जो बचपन में तुम कहानियाँ पढ़ते थे थ्रस्टी क्रो वाली और जिस तरह की, उस तरह क्या करते थे हम पर्पस बताने की कोशिश करते हैं। तो पर्पस बताने के लिए जो इडियम यूज किया जाता है ना वो होता है सम एंड सब्सटेंस। नेक्स्ट है एज द क्रो फ्लाइज। एज द क्रो, जैसे कौवे उड़ते हैं एक सीधी लाइन में, एक स्ट्रेट लाइन में, जैसे पक्षी उड़ते हैं। आपको पता है जो पक्षी आप कभी भी देखोगे, खैर आजकल तो बहुत कम हो गए, जब हम बचपन में थे खेतों में रहते थे ढाणियों में, तब हम देखते थे चिड़िया वगैरह सब एक सीधी लाइन में स्ट्रेट लाइन में उड़ के जाते थे। तो उसके लिए जो इडियम यूज कर लिया जाता था वो था एज द क्रो फ्लाइज। उसके लिए क्या, स्ट्रेट या डायरेक्ट लाइन, जो डायरेक्ट लाइन में हो या स्ट्रेट में हो। जिस तरह हम बनाते हैं ना, जैसे ये पक्षी उड़ रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं, ये उड़ रहे हैं, तो एक स्ट्रेट लाइन में उड़ते हैं, ये पक्षी स्ट्रेट लाइन में उड़ते हैं। उसके लिए जो इडियम यूज कर लिया जाता है वो होता है एज द क्रो फ्लाइज। भी जैसे जैसे कौवे एक स्ट्रेट लाइन में उड़ते हैं, उसी के लिए इसका मीनिंग हो गया स्ट्रेट या डायरेक्ट लाइन। जैसे माई हाउस इज 5 किलोमीटर फ्रॉम स्टेशन एज द क्रो फ्लाइज, मेरा घर स्टेशन से 5 किलोमीटर बिल्कुल सीधा है, बिल्कुल स्ट्रेट है। और नेक्स्ट अ बेटर पिल टू स्वेलो। अ बेटर पिल टू स्वेलो, इसका मीनिंग हो गया जी समथिंग अनप्लीजेंट टू एक्सेप्ट। भी कोई ऐसी अनप्लीजेंट चीज़ हो या कोई अनप्लीजेंट बात हो या कुछ भी हो, नौकरी हो, कुछ भी हो जो एक्सेप्ट ना की जाए। लेकिन कई बार आपके पास कोई ऑप्शन नहीं रहता, आप अगर मेहनत नहीं करोगे ना। इस ईडियम के अकॉर्डिंग मैं आपको कहना चाहूँगा, जैसे ईडियम है अ बेटर पिल टू स्वेलो, इसका मीनिंग हो गया समथिंग अनप्लीजेंट टू एक्सेप्ट। भाई साहब अगर आप मेहनत नहीं करोगे, अगर आप अभी टाइम से नहीं उठोगे, अभी टाइम से उठकर नहीं पढ़ोगे, या अभी तुम अपने काम की तरफ ध्यान नहीं दोगे, तो ये जो मीडियम है ना ये तुम पे अप्लाई हो जाएगा। कैसे, तुम्हें वो काम करना पड़ेगा जो तुम्हें पसंद नहीं है। एक तो तुम्हें धक्के से जल्दी उठना पड़ेगा, धक्के से तुम्हें ऐसी नौकरी करनी पड़ेगी जिसकी तुम्हें मन में नहीं था कि मैं यार ऐसा काम करूँगा, कोई प्राइवेट नौकरी या कुछ भी, तो तुम्हें ऐसा कुछ करना पड़ेगा। तो ऐसा कुछ ना करना पड़े ना, इसके लिए प्लीज़ मेरे भाई अभी से पढ़ना शुरू कर दो, मेहनत करनी शुरू कर दो, और अपनी लाइफ के वो सारे के सारे गोल्स पूरे करने की कोशिश करो। उसके लिए अपनी जी जान लगा दो, उसके लिए अपनी जी जान लगा दो। तो अ बेटर पिल टू स्वेलो कि आपको नीड ना पड़े, मैं ये चाहता हूँ। सो प्लीज़ माय डियर स्टूडेंट्स इस बात की तरफ ध्यान दीजिएगा। तो बात करते हैं इसके एग्जाम्पल की। द न्यू पोस्टिंग टू हिम वॉज ए बेटर पिल टू स्वेलो बट ही हैड नो चॉइस। भाई जो उसकी न्यू पोस्टिंग हुई थी वो उसके लिए अनप्लीजेंट थी, वो उसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा, लेकिन उसके पास कोई चॉइस भी नहीं थी, कोई चॉइस भी नहीं थी। नेक्स्ट है कोग इन द मशीन। कोग इन द मशीन का मीनिंग होता है एन अनइम्पॉर्टेंट पर्सन ऑफ ए बिग एंटरप्राइज। भाई कोई बहुत बड़ा एंटरप्राइज हो, जैसे कि मान के चलो फॉर एग्जांपल अंबानी का है, अंबानी की फैमिली में कोई ऐसा मान के चलो कोई निकम्मा होता है जिसको कोई पूछता भी नहीं है, तो वो क्या हो गया, वो कोग इन द मशीन। भी मशीन में एक फालतू की तरह हो गया, भाई घर में इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे आजकल हमारे साथ ही होता है, कई बार लड़कों के साथ हो जाता है, बेचारों के साथ घर में कोई पूछता ही नहीं है ना, बेचारों को घर में कोई पूछता नहीं, तो वो क्या है, कोग इन द मशीन। मतलब एक अनइम्पॉर्टेंट पर्सन होता है बिग एंटरप्राइज में। जो बिग एंटरप्राइज में अनइम्पॉर्टेंट पर्सन होता है उसके लिए ईडियम यूज कर लिया जाता है कोग इन द मशीन। जैसे ही इज जस्ट अ कोग इन द मशीन। भी वो इस बहुत बड़े एम्पायर में क्या है, एक फालतू की चीज़ है, उसके लिए आप टेंशन मतलब फालतू का आदमी है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है यहाँ पे। मतलब जिसकी कोई वैल्यू ना हो, जिसकी कोई वैल्यू ना हो, उसके लिए जो ईडियम यूज कर लिया जाता है वो होता है कोग इन द मशीन। तो एक बार रिपीट कर देंगे, जो ईडियम है सम एंड सब्सटेंस का मतलब होता है पर्पज क्या है, पॉइंट क्या है, आपका एम क्या है। और जो एज द क्रो फ्लाइज का मीनिंग हो गया कोई स्ट्रेट या डायरेक्ट लाइन, जो स्ट्रेट या सीधा। और अ बेटर पिल टू स्वेलो को मतलब जो अनप्लीजेंट चीज़ है उसको एक्सेप्ट करने में प्रॉब्लम होना, समथिंग अनप्लीजेंट टू एक्सेप्ट। और हो गया कोग इन द मशीन मतलब एक अनइम्पोर्टेंट पर्सन होता है बिग एंटरप्राइज या बिग एम्पायर में। सो माय डियर स्टूडेंट्स क्लास नंबर 44 हमारी
कंप्लीट हो चुकी है, जिसमें हमने 2 तो कर लिए एंटोनिम्स एंड सिनोनिम्स, 5 कर लिए फ्रेजल वर्ब्स और 10 कर लिए इडियम्स। ऐसे ही चलता रहेगा। फिर हम जो लास्ट वाला दिन होगा फ्राइडे वाला, उस दिन कर लेंगे हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी कर लेंगे भाई, टेंशन मत लो, करवाया सब कुछ जाएगा। सो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी मेरी तरफ से। तो हाँ जी माय डियर स्टूडेंट्स, तो ये थी आज की क्लास जिसमें हमने कंप्लीट कर ली। सो अब नेक्स्ट आपने क्या करना है, वीडियो को लाइक कर देना है, शेयर कर देना और मेरे को इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो कर लीजिएगा। सो मिलते हैं माय डियर स्टूडेंट्स कल। सो बाय बाय, टाटा, थैंक यू।